नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। आज की जो स्पेशल स्टोरी है वह दो स्पेशल लोगों के बीच कन्वर्सेशन की है, बातचीत की है। मेरे एक तरफ बैठी हैं उमा चक्रवर्ती, फेमिनिस्ट, इतिहासकार, फिल्म मेकर, राइटर, थिंकर, और उनके साथ बातचीत करने के लिए है उषा रामनाथन। आप दोनों का बहुत स्वागत है। उषा रामनाथन ज्यूरिस्ट हैं, न्यायविद हैं और बहुत अहम मुद्दों पर जहां सबकी बोलती बंद हो जाती है वहां बेबाकी के साथ खड़ी होती हैं। निजता के मामले में, अधिकार के मामले में, सबसे वंचित समाज के पक्ष में। तो अब ये दोनों लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे कि दरअसल उमा की जो पूरी की पूरी जीवन यात्रा है, सृजन यात्रा है, उसका क्या आगे का स्वरूप वह देख रही हैं 2025 में। आइए सुनते हैं दो बुलंद महिलाओं को बातचीत करते हुए। अब तो जो सीन है ना, आपने पब्लिक स्फीयर को उसको एक तरह से पूरी तरह से साफ कर दिया है। मूवमेंट्स पर तो जबरदस्त धक्का लगा है। हमारे पास इस वक्त जगह भी नहीं मिल रही हैं अपनी मीटिंग्स करने के लिए। यूनिवर्सिटीज पे ऊपर जिस तरह से धावा बोला जा रहा था, डाइवर्सिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। नमस्ते उमा जी। इसके बाद आप उमा जी नहीं रहेंगी, आप उमा चाक्स बन जाएंगी, लेकिन अभी के लिए नमस्ते। एक्चुअली हम बहुत लोग हैं जिनमें आपके पूरी ज़िंदगी का कहानी में इंटरेस्ट है। तो अभी तक आपने हमें मौका नहीं दिया ये सब पूछने के लिए। अभी जो भाषा हमें मौका दिया है हम इसको इस्तेमाल करेंगे। 2-3 सवाल ही मैं पूछूंगी, आप अपनी ज़िंदगी पूरा उस जवाब के अंदर हमें दे देना। पहली जवाब ये है कि आप टीचर रह चुके हैं एंड टीचिंग में आपका बहुत योर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और स्टूडेंट्स के ऊपर तो आप जान ही दे देते। उसी समय आप सिविल लिबर्टीज स्पेशली इमरजेंसी के टाइम से आपने बहुत काम भी किया है और आपका इन्वॉल्वमेंट आपका साइकी भी उसके साथ ही चली गई। तो ये जो टीचिंग और सिविल लिबर्टीज वर्क along with feminism, इसको अमालगमेट आपने कैसे किया आपकी ज़िंदगी में और इसका रोल आउट कैसा था? मुझे इत्तेफाक से नौकरी मिल गई। मैं दिल्ली की नहीं थी, मैं दक्षिण में पली बड़ी थी, बट और बनारस से मैंने अपना एमए किया था इतिहास में। जब मेरे को नौकरी मिल गई, मैं यंग टीचर थी वहाँ पर मिरांडा हाउस में, और मेरे इर्द गिर्द बहुत दिग्गज औरतें थीं जो फर्स्ट जनरेशन, जो पोस्ट पार्टीशन के फर्स्ट जनरेशन औरतें निकल के आती हैं और नौकरियों के लिए दूर से आए। तो मद्रास से 2-3, कोई बनारस से पढ़ के आ रहा है, कोई कूर्ग से है, कोई कहीं से। तो बड़ा कॉस्मोपॉलिटन हमारा एक कैंपस था स्टूडेंट्स का। मिरांडा हाउस इटसेल्फ, जो खुद मिरांडा हाउस है, उसकी इतिहास ये है कि वो फाउंड हुई थी 1948 में एज द फर्स्ट वुमेन्स कॉलेज जिसमें साइंस भी पढ़ाया जाता था। बिकॉज तब तक सिर्फ इंद्रप्रस्थ था और इंद्रप्रस्थ में सिर्फ आर्ट्स थे। तो ये ऑलरेडी एक कॉलेज निकल के आया जिसमें हम ट्रेन कर रहे थे लड़कियों को टू बी इन द पब्लिक स्फीयर। जो पब्लिक स्फीयर में जो लड़कियां निकल के आएंगी और हर सब्जेक्ट में उनका एंट्री होना चाहिए। तो दैट वाज द बैकग्राउंड इन विच हमारे टीचर्स भी दूर दूर से आए और अपना इतिहास लेके आए। अच्छी बात ये थी कि शुरुआत से ही वो लोग एक तरह से अपने तरीके से पॉलिटिकल थे। तो मेरी कॉलीग थी मिरांडा हाउस में जिसका नाम था रोमा मित्रा, वो 42 में स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी थी कलकत्ते में, और वो आई इतिहास पढ़ाने। वो लोहिया के बहुत करीब थी, इनफैक्ट लोहिया के साथ रहती थी उनके घर में। वो अपनी इतिहास लेके आई। वो शी इवन स्टूड फॉर इलेक्शंस। पहली जनरल इलेक्शन में रोमा मित्रा, तो हमारे यहाँ तो रोमा मित्रा रीवा कंस्टिट्यूएंसी से खड़ी हुई। ऑफ कोर्स इलेक्ट नहीं हुई, बट इट वाज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मिरांडा हाउस में
ये नहीं है कि औरतों की कॉलेज है तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं आएगा. सो पॉलिटिक्स वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ हमारे कॉलेज का जो इतिहास है उसमें वो घुला हुआ है. तो बहुत इस तरह का माहौल था. ये भी नहीं है कि सिर्फ राजनीति करते थे, मतलब खुला विचार वाले जो दूर दूर से, जैसे मैंने कहा, आए हैं, लेकिन अपने इतिहास लाए और अपने अपने सब्जेक्ट और विषय में बहुत कायम होते थे. बट दे वर ऑल्सो वेरी कलरफुल एंड मेनी ऑफ देम वर अनमैरिड. बहुत उनमें औरतें थी जिन्होंने शादी नहीं की थी. सो दे वर एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज दे वर फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी टीचर्स. सो उस माहौल में एटमॉस्फेयर इस तरह का था कि पॉलिटिक्स पर पाबंदी बिल्कुल नहीं थी. पॉलिटिक्स की चर्चा भी आम नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल था. और हमारा थोड़ा सा इरेवरेंट एटमॉस्फेयर भी था. जब औरतों हमने कई बारी प्रिंसिपल्स को उखाड़ करके फेंक दिए थे क्योंकि वो किसी तरह से टिरानिकल, उन्होंने कुछ आर्बिट्रेरी चीज कर दिया. तो हमारे टीचर्स बड़े सॉलिड थे. तो अब उस माहौल में जब इमरजेंसी, मतलब एक इमरजेंसी कम्स ओवर, एक क्या कहते हैं, पीढ़ी तो निकल ही गई थी. बट इस बीच में मिरांडा हाउस एक्चुअली बहुत एक्टिव था और सक्रिय था, क्योंकि वो वहाँ पर हम लोगों ने जेंडर का पहला, मतलब जेंडर विषय का सबसे पहला एक्सपीरियंस हमारा मिरांडा हाउस में ही है. क्योंकि हमारे यहाँ एक स्टूपिड वो कन्वेंशन था कि मिस मिरांडा का कॉन्टेस्ट होता था और हम उसको मिस मिरांडा एंट्री पॉइंट पे जब लड़कियां होती थी, उसको उस माहौल में हमारे स्टूडेंट्स ने कहा कि ये बकवास है, हमें ये नहीं करना चाहिए. क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी है, एक तरह के मापदंड होगा कि मेरी माँ जो है जिसके मुंह पर लाइंस हैं वो सुंदर नहीं है, जो सड़क पे जो पत्थर तोड़ती है वो सुंदर नहीं है. तो ये क्या बकवास है, तो हम इसको उखाड़ करके फेंक दें. बड़ी जबरदस्त वहां पे स्ट्रगल, अंदरूनी स्ट्रगल हुई थी, क्योंकि इट वाज अ केस ऑफ मिरांडा हाउस की ट्रेडिशन है टू हैव अ मिस मिरांडा कॉन्टेस्ट, बट ट्रेडिशन को भी हमने इंटेरोगेट कर दिया था, उसको उसके द्वारा पूछताछ कर लिया था. सो इन दैट बैकग्राउंड जब आप देखते हैं कि इमरजेंसी आई और उस माहौल में हमारी स्टूडेंट्स भी दे वर रिएक्टिंग टू इट बहुत जबरदस्त. एंड द पीरियड इमरजेंसी से पहले जो थोड़ा सा टाइम था उसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रश्न, टू द जनरेशन जो प्रश्न पूछ रहा था. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो, हमको मालूम है कि उस वक्त कैंपस में बहुत एक्टिविटी था. द सोशलिस्ट वर, ये लोहियावादी काफ़ी एक्टिव थे उन दिनों में. सो वो उस माहौल में मिरांडा हाउस था और एज अ वुमेन्स कॉलेज हमने अपने को पॉलिटिक्स से काटा नहीं. We were fully involved in whatever it is. Mrs. इंदिरा गांधी को एक्चुअली धक्का लगा. She came and उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था जिसको पहली बार उसने इतिहास में हिंदी में अपना MA का एग्जाम दिया था. वो स्ट्रगल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का था कि वी मस्ट, एग्जामिनेशन शुड हैपन, टीचिंग एंड एग्जामिनेशन होना चाहिए, अपने हिंदी में भी होना चाहिए. तो he was the first student to come out of it. R.K. Jain, quite an बहुत युवा पीढ़ी के लिए तो उन दिनों में जैसे आज नौकरियों का मसला बहुत जबरदस्त था. So they were asking questions about हमें where are the jobs. So उसको मिसेस गांधी आई कॉन्वोकेशन के लिए, उन्होंने उसको अपना दिया अवार्ड. उसने वो डिग्री को फाड़ दिया, फाड़ करके फेंका. क्या इसका क्या फायदा, मेरे को इससे नौकरी नहीं मिलेगी. यू नो, दिस इज द सिचुएशन इन द कैंपसेस टुडे, यू नो, कि नौकरी कहाँ मिलेंगी. एंड शी वाज वेरी डिस्ट्रेस्ड. वहाँ तो कुछ नहीं बोल पाई, बट शी केम टू मिरांडा हाउस थोड़े दिन के बाद एंड उन्होंने शी रेज दिस कि ये इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर फॉर हर. हमारी कॉलेज की प्रेसिडेंट जो थी, बिल्कुल वैसे तो गाय जैसे दिखती थी
और हमारे यहाँ कन्वेंशन भी ये था कि जो लास्ट स्टेटमेंट है वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट करेगा. सो शी स्पोक एंड देन शी सेड व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, ये तो बिल्कुल सही है, बिकॉज वट एवर इट इज. सो देन मिसेस गांधी हैड द ग्रेस टू इन्वाइट द एंटायर यूनियन टू टी इन हर हाउस टू आस्क कि भैया क्या किया, you know, what were the issues. That's the mahal with which we went into the emergency, and therefore standing up to the emergency was critical. And immediately afterwards we had the the coming together of groups from across the सारे देश के अंदर से जो democratic groups थे वो आए, civil liberties groups आए थे. I remember उस वक्त वसंती मेनन, वसंती रामन, कितने कहाँ से लोग आए थे. And PUCL and DR was a consequence. People's Union for Civil Liberties and Democratic Rights as an umbrella organization came at that point of time, and we were all part of that same thing because we'd been through the emergency. और उनको मालूम था emergency के टाइम पे तो actually पुलिस भी आ गए थे हमारे घर में. So there was that kind of atmosphere. उस वक्त 77 में सब हमारे साथ थे. We were all एक ही फॉर्मेशन में थे. अरुण शौरी भी थे, उनके साथ हमने काम किया था. एक्चुअली पहली और आखिरी बार मैं जेल गई थी तो एक जेल विजिट हमने किया था, बिकॉज जेल में इमरजेंसी के टाइम में इतने लोगों को जेल में डाला था तो हमारा इंटरेस्ट था उसको कि जेल की कंडीशंस कैसी हैं एंड सो. तो हम लोग सब एक साथ गए थे जेल का वो विजिट करने के लिए, एंड दैट्स द ओनली टाइम आई हैव बीन इनसाइड अ जेल, इन तिहाड़ जेल. तो दिस वाज द माहौल at the end of the emergency. There was this outburst of political democratic energy to counter state arbitrariness, and that's the वो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो याद आती है. वो एंटी सिख राइट्स होने का मतलब ये हुआ कैसे? मेरे साथ पहला जो धक्का लगा अपने देश को लेकर के, ये मेरा देश है, एंड मैं काफ़ी उस तरह के भावुक हो सकती हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल मैं पैदा हुई थी पार्टीशन से पहले और इंडिपेंडेंस से पहले, क्योंकि मैं 41 में पैदा हुई तो मैं 6 साल की थी जब मैंने ये सब, तो मैंने थोड़े से पार्टीशन राइट्स भी देखे थे उस वक्त. मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो थी स्कूल में वो उस साइड से आई थी, और वो सिख लड़की थी और उसके साथ मेरी अटूट दोस्ती थी. मैं साइकिल पे जाती थी स्कूल, तो पहले उसके घर जाती थी, उसको पीछे बढ़ाती थी, फिर हम स्कूल जाते थे. तो वो बहुत उस तरह का माहौल था हमारा. तो सिख हमारे लिए मेरे लिए तो मेरी बचपन के साथ ही जुड़े हुए थे. और तो जब ये अचानक ये 84 में ये जो पोग्राम, उसको हम पोग्राम कहेंगे, हमको राइट भी नहीं बोलना चाहिए बिकॉज वो ऑर्गेनाइज तरीके से आया था. वो जब आया तो वो पहला धक्का था कि ये हमारा देश है, ये हमारे देश में ऐसा हो रहा है. ये एंड वो फर्स्ट ऐसा सीरियस राइट्स, ऐसा नहीं है कि राइट्स नहीं हुए थे, जमशेदपुर वगैरह में हुए थे, बट ये दिल्ली में हुआ और ऐसे माहौल हुआ. तो धक्का तो पूरी तरह से तब लगा था, एंड हमको ये लगा, मुझे एक चीज बार बार याद आती है कि जब बात हम करते थे लोगों के साथ, खास करके मेरे ही कॉलीग्स थे मिरांडा हाउस में, उन्होंने कहा हमको अपने वतन के लोगों ने ही मारा. तो उनका जो कंपैरिजन मापतोल का वो जो चीज थी वो तो इट वाज गोइंग बैक टू द पार्टीशन. वहाँ ओके, पार्टीशन में जो हुआ, विभाजन में जो हुआ, वो तो उसकी एक अलग क्या कहते हैं उसको, हम अलग तरीके से समझे. ये तो यहीं पे हुआ और हमारे देश के लोगों ने ही हमसे, तो हमको यहीं अपने देश में ही बेघर कर दिया. दैट वाज द लमेंट. वो एक्चुअली वो दैट वाज द ग्रेट विलाप एंड द दुख दर्द, इफ यू वुड पुट इट लाइक दैट. सो हम बहुत 3 दिन के अंदर जब उन्होंने थोड़ा बहुत लिफ्ट किया तो हम गए. और मुझे ये भी याद है, मैं आपको एक जरूर बताना चाहूँगी कि उन्हीं दिनों में 3 दिनों के अंदर ही एक्चुअली वो
पीस मार्चेस शुरू हो गई थी। तो एक पीस मार्च जो साउथ दिल्ली में था वो त्रिलोकपुर गया। त्रिलोकपुर में आपको मालूम है कि सबसे बड़ा कत्ल वहाँ पे हुआ था। इसमें उस झुंड में, उस पीस मार्च में दिलीप सिमेन भी थे, कई लोग थे। तो दिलीप सिमेन बाद में उन्होंने हमको बताया कि उसके लिए द मोस्ट शॉकिंग थिंग, जो बहुत दर्दनाक जो उनको याद उसकी थी, कि एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ की गोद में थी और उसने ये झुंड देखा आते और उसने श्रिंक किए अपनी माँ की तरफ, एंड शी सेड, मेरी माँ को मत मारना। दैट इज वो सिचुएशन में आ गए थे हम, जो बच्ची was seeing a threat in any crowd। एंड दिलीप ने किसी मीटिंग में बोला था, वो मेरे दिमाग में बैठी हुई है, मैं कभी भूलती नहीं हूँ उसको, कि दिस इज द सिचुएशन। हम वहां पहुंच गए थे कि इसका मतलब, एक झुंड का मतलब ये था कि वो अटैक करने आ रहे हैं। सो बड़ा धक्का लगा था। एंड बिकॉज, क्योंकि मैं इतिहासकार हूँ और तारीख ही पढ़ाती थी इस कॉलेज में, एक तरह से वो मुझे भी मालूम था कि ये एक बहुत अजीब माहौल था जिसमें हम जी रहे थे। और तब तक एक्चुअली ओरल हिस्ट्री बोली हुई और बातचीत में जो इतिहास हम आम रिकॉर्डिंग करते हैं लोगों के अनुभवों को, वो पूरी तरह से आया नहीं था। इवन ये जो काम फिर बाद में पार्टीशन को लेकर के लोगों ने किया, वो भी उसके बाद ही आया, 84 के बाद ही आया है, और 90s में आया। तो मुझे याद है कि जो इम्पल्स मेरे अंदर से आया वॉज कि ये इतिहास हमारे सामने रचा गया है, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है। और ये भी जानकारी थी कि स्टेट जो लिखेगा वो अपनी तरह से कहानी बताएगा, तो वो ऑफिशियल वर्जन तो देगा, वाइट पेपर आएगा, उसमें आप अपनी पॉइंट रखेंगे। एक्चुअली जमीन पे क्या हुआ इसकी समझ हमको पता, लोगों का क्या अनुभव था वो तो हमको कभी पता ही नहीं होगा। इसको लेकर के मैं एक तरह से देयर वाज आई वाज मॉर्निंग एंड कमिंग आउट इन इस तरीके से कि किसी ना किसी तरह से इसको इस माहौल को हमको रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज ये इतिहास में लुप्त हो जाएगा, नहीं तो किसी को पता ही नहीं लगेगा। और मैं बोलना शुरू किया। मेरी एक स्टूडेंट थी नंदिता हक सर, जो एक्चुअली उसने भी जाकर के बाद में इतिहास ही पढ़ा और लॉ भी पढ़ा। उसने कहा क्या करना है, मैंने कहा रिकॉर्ड करने की जरूरत है। हमने फिर बहुत सारे इंटरव्यूज किए, और जो लोग कैंप्स में थे उनका भी ऑफ कोर्स कैंप्स के बाद वो अपने तिलक विहार भी चले गए, अलग जगह चले गए। उनकी सबसे हमने जहां तक हमारी पहुंच थी हमने पूछा। उसमें बहुत सारी, उसमें ये भी थे, जैसे मेरे कॉलेज में ही एक सिख टीचर थी, पंजाबी की टीचर थी, प्रकाश कौर, उससे बड़ी अच्छी इंटरव्यू बात हुई। एंड वो बता रही थी कि हम वहां से तो सही सलामत आ गए, पाकिस्तान से हम सही सलामत आ गए, बट यहाँ आकर के ये हमारे साथ हुआ है। सो दिस टारगेटिंग एंड मेकिंग इनटू अ माइनॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम विद इन द कंट्री, वो पूरी तरह से वहां पे आया है। सो इट्स वो ओरल हिस्ट्री का जो मीडियम है वो बहुत पावरफुल है, और हमने उसको वैसे ही रखा। इट वाज द फर्स्ट ओरल हिस्ट्री सीरियस एंगेजमेंट विद ओरल हिस्ट्री, एंड वो इट्स समथिंग, और उसी मोमेंट पे। एंड मजे की बात तो ये है कि दैट्स माय फर्स्ट पब्लिकेशन, नॉट द बुद्धिज्म बुक, ये पहले आ गया था। तो इतने सारे वायलेंस के बीच में से आपको उसी में से निकला कि मुझे और कुछ है पता नहीं, लेकिन ये बुद्धिज्म और पाली, इन दोनों का इंटरेस्ट, आई डोंट थिंक पीपल विल एसोसिएट यू विद इट, क्योंकि हम फेमिनिज्म में देखते हैं, सिविल लिबर्टीज में देखते हैं, वो जो मोमेंट्स ऑफ वायलेंस विच आर सो सिग्निफिकेंट, उसको देखते हैं, हम आपके बारे में सोचते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपका पाली में जितना इंटरेस्ट है, कितना पढ़ा है उसमें, और अभी भी पढ़ रहे हैं, और बुद्धिज्म का। तो ये कोई संबंध था कि वो अलग अलग कंपार्टमेंट से निकला? नहीं, वो इससे निकला, वो मेरे पोस्ट पार्टीशन, पोस्ट
इंडिपेंडेंस फर्स्ट जनरेशन की लड़की से निकला, बिकॉज मैं 15 साल की बच्ची थी जब अंबेडकर का कन्वर्जन हुआ। और अंबेडकर का वो एक स्टेटमेंट जो था कि आई मे हैव बीन बोर्न ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई अ हिंदू, वो बैठा था दिमाग में। एंड आई वॉज ऑलवेज, मेरे को इतिहास में बहुत रुचि थी बचपन से ही। तो क्या हुआ कि वो मेरे दिमाग में वो बात बैठी। मेरे घर के पास बैंगलोर में एक महाबोधि सोसाइटी भी थी। तो जो बच्चों के यंग पीपल के ऊपर जो दिमाग में चलता है वो सब मिक्स होकर के इस तरह से आया कि बुद्धिज्म के प्रति एक प्रश्न था। एंड आई नेवर केम अक्रॉस, मैंने तब तक बहुत अच्छी किताब बुद्धिज्म पर नहीं देखी थी। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और मैंने काफी लेट रिसर्च किया था, मैंने जाकर के 2 साल का कोर्स किया था पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर। कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही बुद्ध स्टडीज डिपार्टमेंट था। कौन से तबके के लोग आकर्षित हुए बुद्ध को देख करके, क्यों वो बुद्ध की तरफ गए, बुद्ध की अर्ली टेक्स्ट। और मैं बहुत रिगरस होने की जरूरत थी, मतलब वो जरूरी था कि हम टेक्स्ट को मिक्सअप ना करें। तो अर्लीस्ट बॉडी ऑफ टेक्स्ट को ही देखा मैंने, वो पाली में थी और उसकी एक अंदरूनी लॉजिक भी थी। उसको इस्तेमाल करके मैंने अपना थीसिस लिखा था। एक सवाल उसमें कि आपने बुद्धिज्म पढ़ा और उसके ऐसे माहौल के बीच में जहां वायलेंस बहुत था, स्टेट वायलेंस बहुत था, और आपको कनेक्शन क्या लगा इन दोनों के बीच में, या तब नहीं लगा, बाद में कुछ क्या? नहीं, वो मतलब वो एक प्रश्न मेरे दिमाग में, और वो एक लाइन ऑफ इंक्वायरी जो है वो रही है मेरे कि वो बुद्ध की पर्सोना और उनकी जो उनकी खुद की पर्सनल हिस्ट्री और उनकी फिर जो टीचिंग हिस्ट्री थी, और जो जिस तरह से उन्होंने संस्थाएं बनाई थी अपने ज़माने में, वो क्या था जिसकी वजह से वो खास उस तरह का कॉम्बिनेशन निकल के आता है बुद्ध के ज़माने में, कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दे दिया बुद्धिज्म को। और ये जो अब हम देखते हैं कि संघ बनाया, संघ को ऑटोनोमस बनाने की कोशिश की, डिवीजन ऑफ स्फीयर्स कर दिया। उनको मालूम था कि स्टेट पावर आर्बिट्ररी है, जो राजाएं हैं वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं और देयर इज नो कंट्रोल ओवर इट। तो देयर इज नो नोशन, तब तक धर्मराजा की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, मतलब स्टेट पावर इज आर्बिट्ररी एंड उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। सो एक्चुअली इट वाज वेरी मॉडर्न इन सम वेज इन इट्स थिंकिंग, और वो वेरी थॉटफुल and creative. His concept of Dhamma, which includes everybody's Dhamma, including the king's Dhamma, और धम्मिक को धर्मराजा उन्होंने जो क्रिएट किया, that was धम्मिक को जो धम्म का पालन करने वाला जो राजा है, पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। सो दैट कंसेप्चुअलाइजेशन, वो सोचने का अंदाज जो उन्होंने डाला वहां पर, वो बहुत पावरफुल था हमारे लिए। हम जहां अभी पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे, क्या है अभी हमें पता है, लेकिन कैसे पहुंचे यहाँ अंदर? हाँ, अगर वो हमें थोड़ा सा बता सकते हैं। तुरंत इमरजेंसी के तुरंत बाद तो माहौल पूरी तरह से ऐसा था कि हमें लगा कि मतलब बांध टूटा है और हम अब बाहर निकल के आए हैं और हम कई सारे मुद्दों को पब्लिक स्फीयर में ला सकते हैं। और देखिए, द माहौल ऑफ इंटेरोगेशन, मतलब प्रश्न पूछना ऑफ स्टेट पावर, दैट एक्चुअली लेड टू स्लो फैक्ट फाइंडिंग्स। कितना हमने फैक्ट फाइंडिंग तब किया था। जो जगह आप पहले कारण भी नहीं था और जाते भी नहीं थे, हाँ, हाँ, वो सब खुल गया। मतलब हाँ, दुनिया और कुछ आंख से देखने के लिए जरूरत, चांस। यस, एंड यू लर्न ऑन द जॉब। ये सब देखिए, जमीनी स्तर पे हमने सब कुछ सीखा। तो मतलब सब लोगों को थोड़ा बाहर जाना है, देखना है, जहाँ
अन्याय हो रहा है, जहाँ न्याय हो रहा है, दोनों भी जाके देखना हाँ, है, नहीं बिल्कुल, तो हाँ। घर में बैठ के और ये भी मशीन से अच्छी नहीं चीज चलेगा। होती थी कि जो फैक्ट फाइंडिंग हम करते थे वो फिर डॉक्यूमेंट बन जाते थे। फॉर इंस्टेंस भागलपुर का के ब्लाइंडिंग्स तो हो चुके थे एंड अरुण शौरी वो लोग खड़े हो गए थे उसके, बट भागलपुर में जब वायलेंस हुआ था 1990 में, जो प्री द वो जिस तरीके, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ उसको। वो जो साइट मैंने देखा था ऑफ बस्तियों को बिल्कुल उजाड़ करके इतनी इतनी मतलब घरों को तोड़ करके इतनी इतनी दीवार रह गए थे। मेरे दिमाग में तो ये मोहनजोदारो जैसे लग रहा है, यू नो, दिस इज हाउ मोहनजोदारो लुक्स एट दिस पॉइंट। तो इट वाज सच अ शॉक टू सी ऑल ऑफ दैट। बट उसी माहौल में फिर हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार की, बड़ी मजबूत हमारी रिपोर्ट है। उसके बाद वो रिपोर्ट एक्चुअली भागलपुर कमीशन ऑफ इंक्वायरी में फाइल हुई थी। इट वाज अ डॉक्यूमेंट दैट वाज फाइल्ड ओवर देयर। सो इन अ सेंस वो जो डायनामिक बना था वो ऑफ फैक्ट फाइंडिंग एंड सब एंड एक्शन, द क्रिटिकल गेज, जो हमारा जो हमारी समझ होनी चाहिए सत्ता को लेकर के कि अंकुश उस पर नहीं लगेगा तो वो किस तरह का हो सकता है, वो सब हमको इस तरह के माहौल में हमने उसको सीखा और वो किया। जहां हम पहुंचे हैं यहाँ से, आपको क्या फर्क दिख रहा है और आपको क्यों लगता है कि इतना जल्दी ये सब इतना बदल गया? देखिए, अब तो जो सीन है ना, आपने पब्लिक स्फीयर को, जो जैसे हम पब्लिक स्फीयर कहते हैं, उसको एक तरह से पूरी तरह से साफ कर दिया है। और उसमें आप कोई भी प्रश्न, कोई भी टिप्पणी, कोई भी इवन एनालिसिस को आप उसको उसको एक इस तरह की निगाह से देख रहे हैं कि वो ठीक हो ही नहीं सकता। और उसमें कोई ऑटोमेटिकली, मतलब पैदाइशी स्तर पर से वो एक नावाजिब चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमको हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, हाँ में हाँ मिलाते चले जाएंगे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर हम असलियत की तरफ जाएं तो वो टॉलरेट नहीं हो रहा। अब ये मौसम जो है उसमें आप देखिए कि मूवमेंट्स पर तो ज़बरदस्त धक्का लगा है कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप बोल नहीं सकते। हमारे पास इस वक्त जगह भी नहीं मिल रही हैं अपनी मीटिंग्स करने के लिए, बोलने के लिए। और यूनिवर्सिटीज़ पे ऊपर जिस तरह से धावा बोला जा रहा था, पर्सनलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह का नहीं हुआ था इमरजेंसी के टाइम में। ये अब हम देख रहे हैं उसको, खास करके कुछ यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया है तो टारगेट करने के लिए। क्या डर है जो भी हम ये दबाव डाल रहे हैं उनका? आपको क्या लगता है, क्या डर है? लोग बात कर रहे हैं, लोग जगह जगह जा रहे हैं, लोग बाकी लोगों के बारे में चिंता करते हैं, उनके लिए बात करते हैं, उनका दुख देखते हैं। ये एज ऑफ कंपैशन व्हिच बुद्धा ब्रॉट फॉर अस, 1980s में वो था। इमरजेंसी के एक्सपीरियंस के बाद वो डेकेड ऑफ कंपैशन कहते हैं कुछ लोग। तो ये कंपैशन के बारे में, कंपैशन को देख के क्यों डर क्यों पैदा हो रहा है कुछ जगह? देखिए, डर पैदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कोई आपको, आप जो कह रहे हैं उसको सुन रहा है। वो डर पैदा इससे हो रहा है क्योंकि आप कुछ भी कहेंगे उसका दूसरा मीनिंग निकाला जाएगा। जो दबाव डाल रहे हैं उनका क्या डर है ये सब सुनने में? क्योंकि डिफरेंसेस तो होगा, इतना सारा पॉपुलेशन रखे, इतना डाइवर्सिटी रखे, पर बिना डिफरेंसेस तो नहीं हो सकता। देखिए, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में डाइवर्सिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो तो उनका प्रॉब्लम डाइवर्सिटी से आ रहा है ना, कि आपके इतिहास में ही हमारे पास इतने सारे मिसाल हैं, बुद्धा भी है और भी लोग हैं, है ना। तो हम तो कुछ भी उसमें से, मैं अपने को एंटी ट्रेडिशनलिस्ट तो कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे ट्रेडिशन में ही इतनी अच्छी चीजें हैं। बुद्ध के जमाने की दो चीजें मैं समझती हूँ, करुणा और मैत्रेय। ये दो चीजें अगर मैं रख लूं तो सारी दुनिया बदल जाएगी। मतलब आपका स्टेट पावर जो है उसको डिगडिगाने लगेगा, बिकॉज वो दैट इज द माहौल हम चाहेंगे। बेसिस ऑफ सोसाइटी तो वही होनी चाहिए। आप देखिए, अब आप
ज्योतिबा फूले के ऊपर, इतिहास के ऊपर पाबंदी लगा दी, आप जाति के बारे में भी बात नहीं कर सकते हो। तो क्या दबाने से प्रश्न खत्म नहीं हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, कभी और निकलेंगे। तो ये जो हम हमारे देश के बारे में बोल रहे हैं, अभी हम देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में जहां भी बहुत सारे जगह पे ये स्टेट का मतलब बदल गया, कानून का मतलब बदल गया, रूल ऑफ लॉ का मतलब बदल गया, पावर का मतलब बदल गया। और अभी जो हम देख रहे हैं जैसे अमेरिका में हो रहा है कि सारा मतलब दुनिया ही उल्टा हो गया। बिल्कुल। the disillusionment with some systems producing absurdities. ऐसा लग रहा है कि क्या लग रहा है आपको? Just a brief. इंस्टिंक्टिवली ये लगता है कि ये लास्ट नहीं कर सकता। ये है ना हमारे देश में ना दुनिया में ये हो सकती हैं। मनुष्य में इतनी तो समझ है कि हम सिर्फ पेट के लिए नहीं जीते, हम सिर्फ दिमाग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अपने फ्री स्पीच इज़ वेरी फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट, द राइट टू एफिलिएट, जिनके साथ आप मिलना चाहते हैं वो बहुत दीज आर हमारे यहाँ गड़ गए हैं, they have internalized them, they are in us across the world, you can't stop all it. of humanity, I mean, in all of humanity, exactly. So ये कितना तुम दबाओगे और कितना ढक्कन डालोगे वो फिर फूट करके आएगा। It's like a pressure cooker, you put the stopper on it and then you don't let it, whatever it is, वो फूटेगा ना, at some point it will just break out. It cannot last, it cannot last. That is the thing that keeps me going. मैं तो ये कहती हूँ, नहीं तो लोग मुझसे बात करते हैं, कहते हैं कि क्या हाल है तुम्हारा, मैं कहती हूँ पूछूं मत मेरा हाल क्या है, क्योंकि मैं सच सच तो बता ही नहीं सकती और मेरा हाल हो ही नहीं सकता, मैं जिस हालत में हूँ। पर ये है कि जिस माहौल में हम जी रहे हैं वो मेरे मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पैदा हुई थी 41 में और अगर मैं मेरी यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं देश की आज़ादी के साथ, और मैंने कहा था भी जब लोग मुझसे पूछताछ करने आए थे, मैंने उनसे कहा भी था कि देखिए मैं पैदा हुई थी 41 में, जो पहली बार वो झंडा लहराया, उस झंडे को लेकर के जो हमारी फीलिंग्स थी, एज अ 6 year old यू कैन इमेजिन, वो झंडा फहराया जा रहा है एंड वी आर नाउ, हम देश आज़ाद है और उस देश आज़ाद देश पे हम सांस ले रहे हैं, हम कर रहे हैं, इवन एज अ 6 year old समझती उतनी। तो वो इट वॉज एन इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट कि हम कहाँ हैं। तो मेरे दिमाग में तो वो है ना, तो अब तुम मुझसे कहोगे कि तुम एंटी नेशनल हो, मैं कहूँगी तुम कौन हो यार, मैं एंटी नेशनल हूँ, ये देश मेरा है, मेरे सामने ही हुआ मेरे सामने है, मेरे, अब मैंने बोला उनको मेरे भी कुछ सपने हैं इस देश के लिए, वो मैं मरते हुए नहीं देखना चाहती। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच X. This generations need to know about generations and you're helping us with that. Thank you very much.